हेलो एवरीवन। तो आज हम द मेमोरी ऑफ इट्स का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके पीछे की वीडियो देख सकते हैं। अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। उससे पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं कि फ़र्स्ट पार्ट के अंदर क्या बताया गया था। तो फर्स्ट पार्ट में ये बताया गया था कि इट्स की डेथ हुई थी, वो किस दिन हुई थी। उस दिन जब डेथ हुई थी तो वहाँ का माहौल कैसा था, वहाँ का दिन कैसा था, ये हमें फर्स्ट पार्ट में बताया गया है। और नेचर पर और ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ के ऊपर उसका क्या असर पड़ा था, ये हमें फर्स्ट पार्ट में बताया गया है। अब सेकंड पार्ट हमें बताता है कि जो पोइट्स है वो डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर रहा है। तो ये एक एलेजी है। इसमें थर्ड पार्ट है वो एक एलेजी है जिसमें इट्स जो है वो डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द पॉइंट। सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं कि यू वर सिली लाइक एज योर गिफ्ट सर्वाइव्ड इट ऑल। तुम बिल्कुल हमारे ही तरह बेवकूफ़ थे, जिस तरह बाकी ह्यूमंस कह सकते हैं कि थोड़े से बेवकूफ़ होते हैं, वैसे ही तुम हमारी तरह है बेवकूफ़ थे। उनकी सोच कुछ अलग होती है, तुम भी बिल्कुल वैसे ही थे, लेकिन तुम्हारी जो गिफ्ट है, जो पोइट्री लिखने का जो टैलेंट तुम में था, वो तुम्हारी उस बेवकूफ़ी को सर्वाइव कर गया। उस पर तुम्हारी बेवकूफ़ी का कोई असर नहीं हुआ। द पेरिस ऑफ रिच वूमेन फिजिकल डिके। साथ ही क्या हुआ, क्या सर्वाइव कर गया? पेरिस ऑफ रिच वूमेन, यानी जिस अमीर औरतों के बारे में इट्स लिखा करते थे, अब जब उनकी डेथ हुई, उनकी पेरिस होना यानी उनकी डेथ होना यानी उनकी डेथ को पोइट्री सह सकी। साथ ही फिजिकल डिके मतलब जिन चीज़ों के बारे में वो लिखते थे उस समय के साथ वो चीज़ें बर्बाद हो गई, लेकिन उनकी पोइट्री बर्बाद नहीं हुई। और साथ ही योरसेल्फ, लेकिन अब पोइट मर चुके हैं, भले ही वो उस वर्ड में नहीं है, लेकिन उनकी जो पोइट्री है वो आज भी और उनका जो टैलेंट है इस वर्ड में सर्वाइव कर रहा है। मैड आइलैंड हर्ट यू इनटू पोइट्री। मतलब पोइट कहाँ के रहने वाले थे? पोइट आइलैंड के रहने वाले थे। W.P. इट्स और आइलैंड के बारे में उन्होंने कुछ लिखा था कि किस तरह आइलैंड का पॉलिटिकल सिचुएशन था, वह कुछ वहाँ पे क्या हो रहा था, इस बारे में उन्होंने कई पोएम लिखी है। जैसे कि हम देखते हैं ईस्टर 1916, जो कि काफ़ी पॉपुलर पोएम है W.P. इट्स की। तो कह रहे हैं कि जो आइलैंड है वो पागल देश है, उन्हें बहुत कुछ परेशानियों का सामना किया है। तुम्हारी पोइट्री में भी ये बातें पता चली है कि उन्होंने कितनी सारी आइलैंड के लोगों ने कितनी सारी परेशानियों का सामना किया है। नाउ आइलैंड हैज़ हर मैडनेस एंड हर वेदर स्टिल। लेकिन अब क्या हुआ, तुम तो जा चुके हो, लेकिन आइलैंड अभी भी वैसा ही है, अभी भी उतना ही पागल है, उसका मौसम अभी भी वैसा ही है। तुम्हारी पोइट्री का इन पर कोई असर नहीं हुआ है। फॉर पोइट्री मेक नथिंग हैपन, इट सर्वाइव। ये पोइट्री तो करते नहीं, मतलब ये जो आइलैंड के लोग हैं ये पोइट्री तो करते नहीं। तुम्हें लगा होगा कि तुमने जो पोइट्री लिखी है उनके पास जो लिखा होगा तो लोग सुधर जाएंगे, कि तुमने जो उस पोइट्री के अंदर लिखा होगा उसको पढ़ के लोग सुधर जाएंगे, वहाँ की चीज़ें बदल जाएगी। लेकिन पोइट्री से ऐसा कुछ नहीं होता। पोइट्री जो है ऐसा कुछ नहीं करती। इट सर्वाइव इन द वैली ऑफ इट्स मेकिंग वेयर एग्जीक्यूटिव्स वुड नेवर वांट टू टेम्पर। लेकिन यहाँ पर एक तरह से हमें थ्योरेटिकल एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि पोइट्री जो है इस वैली में सर्वाइव करती है। जहाँ शुरुआत हुई थी सिर्फ वहीं पर वो फल फूल सकती है, क्योंकि वहाँ पर लोग जाना नहीं चाहते। पोइट्री जिस टॉपिक पे शुरू हुई है, अगर वो टॉपिक एक हॉट टॉपिक है तो लोग उसे डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि उन्हें डिस्कस करने से उन्हें ही नुकसान होगा। वहाँ पर ये पोइट्री जो है वो फ्लोरिश कर रही है। फ्लोज ऑन साउथ फ्रॉम रेंचेज ऑफ आइसोलेशन एंड द बीजी ग्रीप्स।
और ये जो पोइट्री है वो फ्लो करती है बिल्कुल पानी की तरह, साउथ की ओर बढ़ती है, एक फ्लो है। वहाँ पर शुरू कहाँ से होती है? जहाँ पर आइसोलेशन हो, अकेलेपन में, साथ ही ग्रीफ में। जब कोई आदमी अकेला हो, दुखी हो, तभी वो अच्छी पोइट्री लिखता है। अकॉर्डिंग टू W.H. ओडन कि पानी की तरह ये जो पोइट्री है, पोइट्री का जो टैलेंट है वो वहाँ पर बहता जाता है। रो टाउन्स दैट वी बिलीव एंड डाई इन इट सर्वाइव ए वे ऑफ हैपनिंग ए माउथ। और यहाँ पे पोइट्स क्या बोलता है? और बहती हुई ये जो पोइट्री है, ये जो रोड टाउन्स में जाती है, कच्चे शहरों में जाती है, जहाँ हम बिलीव करते हैं। यानी कि कई बार देखा गया होगा, जैसे कि हम इट्स की बात ले, उन्होंने एक बाइजेंटियम पोइम लिखी है, जो कि उनकी वही बाइजेंटियम पोइम बहुत फेमस है और हम उस शहर में विश्वास रखते हैं। लेकिन इमेजिन करो कि बाइजेंटियम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो बस उसी तरीके से यहाँ बता रहे हैं कि पोइट की इमेजिनेशन हमें उनमें विश्वास दिलाती है, बिल्कुल यूं ही जैसे जो विश्वास है वो बन जाता है। ए वे ऑफ हैपनिंग मतलब एक तरीका है, और इन सारी चीज़ों को ये पोइट्री सर्वाइव जरूर कर रही है। अब हम थर्ड पार्ट में जाते हैं। सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, तो जो सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है, हम थर्ड पार्ट में जंप कर रहे हैं। ये जो पार्ट है ये एक एलिजी है, जो ओडन जो है वो इट्स के बारे में लिख रहा है, और साथ ही कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसके बारे में भी पोइट जो है, ओडन जो है वो लिख रहा है। अर्थ रिसीव एन ऑनर्ड गेस्ट विलियम इट्स इज लेड टू रेस्ट। अब पोइट कह रहे हैं कि अर्थ को एक बहुत ही महान गेस्ट मिला है, क्योंकि इट्स जो है वो मर गए हैं और मरने के बाद ज़मीन में दफना दिए गए हैं। वो हमेशा के लिए इस अर्थ का हिस्सा बन चुके हैं। लेट द आयरस वेसल लाई इम्प्टाइड ऑफ इट्स पोइट्री। वेसल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसमें कुछ रखा जाए। यहाँ पर इट्स जो है वो एक आयरस वेसल थे, मतलब क्योंकि वो आयरन के थे, लेकिन उनमें क्या भरा हुआ था? उनकी पोइट्री जो अब खाली हो चुकी है। उनकी पोइट्री जो है वो दुनिया भर में फैल चुकी है। अब उनके पास कोई पोइट्री नहीं बची। इन द नाइट मेयर ऑफ द डार्क ऑल द डॉग्स ऑफ यूरोप बार्क। और साथ ही रात के अंधेरे के समय पूरे यूरोप के जितने भी कुत्ते हैं वो भौंक रहे हैं। यहाँ पर एक मेटाफर को यूज किया गया है, बता रहे हैं कि यूरोप के जितने भी कंट्री साइड का जो माहौल कैसा था, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड का समय था और सभी देशों में नफ़रत का माहौल था। सभी एक दूसरे पर हमला करना चाह रहे थे, इसलिए जो हॉट टॉक यानी आक्रमण भाषण जो है वो कंटिन्यू चल रहे थे। एंड द लिविंग नेशन वेट इज सेक्वेस्ट्रेटेड इन इट्स हेट। और जितने भी देश थे वो सब क्या थे? नफ़रत से भरे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि उनको कब मौका मिले। यानी कि इट्स की जब डेथ हुई थी, इससे इनमें सेकेंड वार पर कोई असर नहीं पड़ा था। नफ़रत जो है वो बस फैलती ही जा रही थी। इंटेलेक्चुअल डिस्ग्रेस स्टार्स फ्रॉम एवरी ह्यूमन फेस। साथ ही इंटेलेक्चुअल चीज़ें यानी कि जो हमारे माइंड में होता है, जो चीज़ें हम सोच सकते हैं, यानी डिस्ग्रेस है, कह सकते हैं एक दूसरे के प्रति निकामीपन है, घृणा है, वो हर इंसान के चेहरे पर नज़र आ रही है। जो माहौल है वो हर किसी को नफ़रत सिखा रहा है। एंड द सीज ऑफ पीटी लाई लॉक्ड एंड फ्रोजन इन ईच आई। यानी कि जो लोगों के मन में एक दूसरे के लिए पीटी थी, दया थी, लगता है उनकी आंखों में जम गई है, बंद हो गई है। किसी की आंखों में ना कोई पीटी नज़र आ रही है, ना आंसू नज़र आ रहे हैं। नज़र आ रहा है दूसरों के लिए, बस नज़र आ रहा है तो दूसरों के लिए बस नफ़रत नज़र आ रही है। फॉलो पोइट फॉलो राइट टू द बॉटम ऑफ द नाइट। यानी पोइट की बात सुनो, उनके पीछे चलो, रात के गहराई में जाओ। यानी पोइट जो कह रहे हैं बिल्कुल सही था। With your unconstraining voice still persuade us to rejoice। इसका मतलब है क्योंकि जो पोइट थे वो अपनी आवाज़ से हमें मना लेते थे कि इतनी मुश्किलों में भी हम खुश रहे,
चारों तरफ वार का माहौल था, सभी एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, किसी के मन में किसी के लिए पीटी नहीं है। हम पोइट के जो पोइम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि खुश कैसे रहना है, खुश होने की कोशिश करते थे उसको पढ़ के। इतना अफेक्ट हमारे ऊपर पड़ा था पोइट की पोइम्स को पढ़ के। विद द फार्मिंग ऑफ वर्ड्स मेक ए विनयार्ड ऑफ द कर्स। जब एक नई पोइम दोबारा से लिखी जाएगी, एक वर्स लिखी जाएगी, वो क्या करेगी, ये जो कर्स हमारे ऊपर है, नफ़रत का जो कर्स है, एक विनयार्ड, एक गार्डन सी बना देगी। उस गार्डन में यहाँ पर एक पोइम की फार्मिंग होगी, यानी कि इतनी नफ़रत के बीच में जब एक पोइट्री लिखी जाएगी तो उसका कुछ नया ही असर होगा। सिंग ऑफ ह्यूमन अनसक्सेस इन ए रैप्चर ऑफ डिस्ट्रेस, यानी कि जो वर्ड्स होगी, जो पोइम होगी, कि क्या करेगी, ये ह्यूमन की अनसक्सेस के बारे में बताएगी कि कैसे मैन एक सोशल एनिमल है, फिर भी जंग में हिस्सा लेता है, परेशानियाँ फैलाता है, नफ़रत फैलाता है। इन द डेजर्ट्स ऑफ द हार्ट लेट द हीलिंग फाउंटेन स्टार्ट। और हमारा ये जो दिल है, जो कि बिल्कुल रेगिस्तान की तरह है, यहाँ ना कोई पिटी है ना कोई इमोशन है, वहाँ हमें एक नया फाउंटेन शुरू करना है, वो फाउंटेन जो हमें हील करेगा, हमें और भी बेहतर बनाएगा। इन द प्रिजन ऑफ हिज डेज टीच द फ्री मैन हाउ टू प्रेज। और साथ ही भले जो इंसान है वो हमें दिल में कैद कर रहा है, अपनी परेशानियों में कैद कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इंसान को सिखाएगा कि कैसे आज़ाद होकर लोगों की तारीफ़ करनी है और इस नफ़रत की दीवार को ख़त्म करना है, कैसे लोगों में प्यार फैलाना है, कैसे लोगों के अंदर विश्वास फैलाना कि वो एक दूसरे से नफ़रत ना करके एक दूसरे से प्यार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।